हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी आर्ट्स क्लासेस में। भूगोल की दोस्तों आज इस पहले क्लास में बात करेंगे पहले चैप्टर से मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ये प्रकृति लिखा हुआ, ये प्रकृति है, ये है प्रकृति, ठीक है, प्रकृति है। तो मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र ये पहला चैप्टर है। इस चैप्टर से पक्का एक दो क्वेश्चन जरूर से जरूर एग्जाम में आते ही आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, या क्वेश्चन पूछ सकता है मानव भूगोल का अर्थ बताइए। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया था और 2023 में भी पूछा गया था। तो आपको ये जानकारी के मुताबिक बता दें, अलग अलग सेट होते हैं, अलग अलग सेटों में पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आपको आसानी से याद हो जाएगा, बस चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे देखिए, अगर बता दें कि मानव भूगोल कैसे आप ले सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा है मानव और वातावरण के बीच पर्यावरण में संबंध को जो है संबंध के अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक तरफ लिखा है मानव, एक तरफ लिखा है भूगोल। अब भूगोल को यहाँ पे इंडिकेट करने का मतलब ये है कि यहाँ पे वातावरण से इसे संबंधित किया गया है, वातावरण से, ठीक है। अब एक तरफ मानव है। आप मुझे ज़रा एक सोच कर बताइए, एक ज़रा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखिए। आप मान लेते हैं पेड़ है, ठीक है, और मान लेते हैं एक मानव है ये, ठीक है। ये मानव इस पेड़ को काट देता है, ठीक है। तो क्या इस पेड़ का जो कट गया है, क्या मानव पे असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जब मानव इस पेड़ को काटेगा तो क्या प्रकृति पर कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ चुका है कि जो मानव है, जब ये प्राकृतिक वातावरण को नुकसान पहुंचाता है, जब मानव प्राकृतिक वातावरण को नुकसान पहुंचाता है, तो वही वातावरण, वही जो नेचर होता है, कहीं न कहीं मानव को भी प्रभावित करता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि मानव में और जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, इसमें कहीं न कहीं एक रिलेशन होता है, एक अंतर संबंध होता है। इसी अंतर संबंधों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। तो आप यहाँ पे दो लाइन में ले सकते हैं मानव भूगोल से। मतलब ये है, एक तरफ मानव है, दूसरी तरफ वातावरण है, इनके बीच में जो संबंध होते हैं, जो रिलेशन होते हैं, उसका अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है, ठीक है। अब दोस्तों इसके आगे देखते हैं, कुछ परिभाषा है, जैसे कि फ्रेडरिक रटजल ने कहा है और एलेंसी सेम्पुल ने कहा है। इसको कैसे आप तैयार कर सकते हैं, परिभाषा समझने की कोशिश करेंगे, पूरा का पूरा आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। रटजल के अनुसार रटजल ने कहा कि जो मानव भूगोल है, ये मानव समाजों, धरातल के बीच संश्लेषित अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे है कि जो मानव भूगोल है, अगर इसको देखा जाए मानव को पहले, तो मानव कहाँ रहता है? मानव समाज में रहता है। आप सभी को अच्छे से पता कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो मानव कहाँ रहता है? समाज में रहता है। अब यहाँ पे देखिए, समाज में रहता है तो धरातल के बीच में। अगर मानव समाज में रहता है, मानव धरती पे रहता है, तो मानव का संबंध धरातल से है, क्योंकि धरातल पे जो कुछ भी है, मानव उस संसाधनों को उपयोग करता है। जब संसाधनों को उपयोग करता है तो कहीं न कहीं उनमें कुछ परिवर्तन होगा। जो परिवर्तन होगा उसका अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ पे वही बात कहा कि जो मानव समाज है, ये रहती कहाँ है? धरातल पे। तो धरातल पे रहेगी तो भाई इसके बीच में संश्लेषित अध्ययन है। यही जो वर्ड लिखा गया है, इसी पे जोर दिया गया है। संश्लेषित का मतलब होता है जुड़ा होना, सिंथेटिक मतलब यहाँ पे होता है कि जुड़ा होना, मिला होना। आप खुद सोच कर देखिए यहाँ पे कि जो मानव है, ये मानव समाज किससे जुड़ा है? धरातल से जुड़ा है। तो जब धरातल से जुड़ा है तो कुछ ना कुछ क्रिया करेगा धरातल पर। तो कहीं न कहीं जब क्रिया करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ संबंध बनेंगे, कुछ रिलेशन बनेगा। अब इसका मतलब ये है कि एक प्रकार से देखा जाए, मानव प्रकृति से जुड़ा हुआ है, धरातल से जुड़ा हुआ है, और उसका जुड़ा होना कहीं न कहीं क्रिया करेगा, तो क्रिया करेगा तो कुछ परिवर्तन होगा। उस परिवर्तन के जो अध्ययन करेंगे उसी को क्या कहेंगे? मानव भूगोल कहा जाएगा। मतलब ये है कि एक तरफ मानव रहता है, एक तरफ वातावरण रहता है, इनके बीच में जो भी क्रियाकलाप होती है, इसका अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। वही बात यहाँ पे कही जा रही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एलेंसी सेम्पुल ने इनको भी परिभाषा दिया है। इन्होंने कहा कि जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, ये जो है एलेंसी सेम्पुल ने कहा है। यहाँ पे दो तीन वर्ड का है। पहला पॉइंट अस्थिर पृथ्वी। आप सभी को अच्छे से पता है कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, ठीक है। ये कैसा है? गतिशील है, ठीक है। पृथ्वी जो है स्थिर नहीं है, ये क्या है? गतिशील है। तो यहाँ पे यही बात यही कही कि इसमें पृथ्वी गतिशील है, स्थिर नहीं है। इसके बाद क्रियाशील मानव, क्या मानव स्थिर है? मानव भी काम कर रहा है ना, तो मानव भी काम कर रहा है, मानव भी क्रियाशील है। अब मानव जो क्रियाशील है, अस्थिर पृथ्वी, मानव क्रियाशील है, तो कहीं की परिवर्तन तो होना ही होना है। जब परिवर्तन होगा तो उसी को अध्ययन करना क्या कहलाएगा?
मानव भूगोल कहलाएगा। ये एलन सी सैम्पल ने कहा है। इसमें 3 बातें हैं, आज स्थिर पृथ्वी है एक तरफ, दूसरी तरफ क्रियाशील मानव है, तीसरा परिवर्तन जरूर होगा अगर मानव क्रिया कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक प्रश्न बन सकता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानव भूगोल की प्रकृति में विशेष क्षेत्र का वर्णन कीजिए। अगर ये सवाल आपसे पूछता है तो लॉन्ग में पूछा जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको अच्छे से मैं बताने की कोशिश करूंगा। पहले लिखेंगे मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति का मतलब ये होता है कि मानव प्रकृति के साथ कैसे तालमेल बैठाता है और कैसे प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग करता है। मानव भूगोल की प्रकृति के मुख्य जो आधार हैं वो है भौतिक पर्यावरण और मानव निर्मित आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के परस्पर अंतर संबंध पट्टिका है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो मानव प्रकृति है इसमें आप 2-3 लाइन लिख सकते हैं। पहला पॉइंट ये कि जो मानव भूगोल है इसकी प्रकृति का जो मुख्य आधार है, पहला आधार क्या है, भौतिक पर्यावरण है। भौतिक पर्यावरण का मतलब ये कि जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है, जैसे नदी, पहाड़, पर्वत, झील, झरने, प्राकृतिक जो है वनस्पतियाँ, ये सब प्रकृति के द्वारा निर्मित है, इसी को भौतिक पर्यावरण के रूप में हम कह सकते हैं। इसके बाद मानव ने भी कुछ निर्मित किया है, कुछ आर्थिक, सामाजिक जो है, कुछ सांस्कृतिक जो कुछ पर्यावरण है उसको मानव निर्मित किया है। बहुत सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, इमारतें, ये सब कुछ बनाया है मानव ने। तो इसका असर कहीं न कहीं भौतिक पर्यावरण पे पड़ेगा। इन दोनों का जो अंतर संबंध होगा यही जो है मानव की भूगोल की प्रकृति कहलाएगी। ठीक है, आगे थोड़ा सा इसको और आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ले सकते हैं कि भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत भू आकृति, मिट्टी जैसे कि भू आकृति आती है। भू आकृति का मतलब ये होता है कि जो भूमि, हमारी जो धरातल है, इस पे विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। आपको ऐसे ऐसे आकृति देखने को मिलेगी। तो जैसे मान लीजिए ये मैदान है, ठीक है, ये मैदान हो गया, ये पठार हो गया, ठीक है, और ये जो है पर्वत हो गया, तो आप ये जो है घाटी हो गया। इस प्रकार से आपको आकृति देखने को मिलेगी मैदान पे, तो इसी को कहते हैं भू आकृति। ठीक है, इसके बाद मिट्टी, जल, प्राकृतिक वनस्पति, ये समस्त जो प्राणी जाति हैं ये भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, मैंने पहले आपको बता दिया है। इसके बाद यहाँ पे सांस्कृतिक पर्यावरण का जो निर्माण उसका क्या है, मानव द्वारा जो है प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधन जो होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। तो मानव अपने आप में सांस्कृतिक पर्यावरण को निर्माण कर लेता है। इसका मतलब दोस्तों यही कि मानव जो है प्रकृति संसाधनों का उपयोग करके अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यही सब बातें आपको इसमें लिखना है। आगे ले सकते हैं कि प्राकृतिक और ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने में जब प्रौद्योगिकी प्रकृति में परिवर्तन लाने में सक्षम बनाती है तो वही कह सकते हैं कि मानव भूगोल, या फिर जो है कह सकते हैं मानव जो है कहीं कहीं परिवर्तन कर रहा है। यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रकृति और ज्ञान प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आती रहती है कहीं कहीं मानव विकास करता रहता है, और जो विकास करेगा तो कहीं कहीं परिवर्तन जरूर आएगा। तो जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रही है परिवर्तन और ज़्यादा हो रहा है, और ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का और ज़्यादा उपयोग हो रहा है, तो वही चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे अलग से बन सकता है। हालांकि पार्ट उसी का है, आंसर उसी का है, लेकिन इसको अलग से भी पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये सेकंड पार्ट में आपका आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव का प्रकृतिकरण क्या होता है, अथवा पूछ सकता है कि जो पर्यावरण निश्चयवाद है ये क्या है, निश्चयवाद या नीतिवाद के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए मानव का प्रकृतिकरण का मतलब ये होता है कि जो मानव है ये पूरी तरह से दास है किसका, प्रकृति का। ये प्रकृति का क्या है, दास है। प्रकृति जैसे चाहेगी मानव को वैसे ही वो जो कंट्रोल करेगी, ये प्रकृति का जो है प्रकृतिकरण है। यही बात यहाँ पे कहा गया कि मानव का प्रकृतिकरण मतलब मानव जो है वो प्रकृति के ही अनुसार अपने आप को ढालता है, और प्रकृति सब कुछ इसमें सर्वश्रेष्ठ है, प्रकृति ही जो है मानव को संचालन करती है। ये जो निश्चयवाद की नीति जो है, जो वैज्ञानिकों ने इसमें जो अपना थॉट जो विचार दिया है वही बात इसमें आती है। अब इसमें जो है पर्यावरण निश्चयवाद में पूछ सकता है, या फिर आपको निश्चयवाद से क्या तात्पर्य, नीतिवाद क्या होता है, बात एक ही है। इसको आंसर कैसे लिखेंगे आइए समझते हैं। मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाले विचारधारा को निश्चयवाद या नीतिवाद का नाम दिया गया है। पर्यावरण सर्वशक्तिमान है जो मानव की क्रिया पर निर्भर करता है। दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब ये है कि निश्चय है, प्रकृति ने तय कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, प्रकृति ने तय कर दिया है, निश्चय कर दिया है। नियति है मतलब कि ये जो सत्य है, अगर जो है बारिश होगी तो भैया बारिश होगी, अगर तूफान आनी है तो तूफान आनी ही आनी है, तो ये प्रकृति ने तय कर दिया है।
हर मौसम के अनुसार प्रकृति कैसे बदलती है वो निश्चित है, तय है। मतलब ये कि और हर मौसम में मानव उसी के अनुसार अपना आप को ढालता है जैसे प्रकृति चाहती है। वही बात यहाँ पे कहा गया, जो मानव शक्तियाँ हैं उसकी अपेक्षा प्राकृतिक शक्ति की प्रधानता स्वीकार की जाती है। मानव के पास कितनी भी शक्तियाँ क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे प्राकृतिक जो शक्तियाँ हैं, जो प्राकृतिक हैं, वो सब कुछ प्रकृति पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ है, प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है। यही परिभाषा में कहा गया है। पर्यावरण सर्वशक्तिमान है, यानी प्रकृति सर्वशक्तिमान है। इसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो पर्यावरण है, इसकी जो पर्यावरण को जो नियंत्रित करने का विचारधारा है, इसको जो है मतलब कि जो विचारधारा है ये जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने दिया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने जो है प्रकृतिवाद को जो है या फिर जो है निश्चयवाद को माना है कि जो है प्रकृति ही सब कुछ है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे उल्टा आ जाता है इसकी परिभाषा, प्रकृति का जो है मानवीकरण आ जाता है। तो कहीं न कहीं परिवर्तन इसमें ये होता है कि संभववाद के रूप में भी इसे आप कह सकते हैं। संभववाद के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संभववाद क्या है या प्रकृति का मानवीकरण क्या है। तो आप इस परिभाषा को कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं। देखिए, जब मानव का जो विकास हुआ, धीरे धीरे और विकास होता चला गया और विकास होता चला गया, साइंस की टेक्नोलॉजी और बढ़ती चली गई, तो मानव कहीं न कहीं संभव बना दिया कि भैया अब जो है प्रकृति पर मानव निर्भर नहीं रहेगा। कुछ न कुछ मानव के पास शक्तियां हैं जिसके आधार पे मानव कहीं विकास कर सकता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे कहा गया है कि प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानव शक्ति की प्रधानता स्वीकार करने वाली विचारधारा संभववाद विचारधारा कहलाती है। यहाँ पे दोस्तों कहा गया कि मानव सर्वशक्तिमान है। संभववाद में यही कहा जाता है कि मानव सर्वशक्तिमान है, मानव ने संभव कर दिया है। जैसे मान लो एक नदी बह रही है, ठीक है, एक नदी बह रही है, मानव ने इस पर एक डैम बना देता है, एक बांध बना देता है और नदी के पानी को रोक के उसको टर्न कर सकता है। तो मानव क्या है, सर्वशक्तिमान है, यानी प्रकृति को भी कुछ न कुछ रोक सकता है। आगे देखिए, इसमें कहा गया है मानव अपने कौशल और तकनीकी ज्ञान से नदी पर बांध, पर्वतों से सुरंग, हवाई मार्ग जो है, सागरों तट पर बंदरगाह विशाल जो है बनाकर आदि जो है निर्माण किए हैं। तो मानव ने कैसे किया है, मानव ने अपने कौशल और तकनीकी ज्ञान से किया है। नदी पर बांध बनाया है, पर्वतों में सुरंग बना दिया है, हवाई मार्ग बनाया है, सागरों के तट पर बंदरगाह बनाया है। तो ये मानव कैसे किया है, मानव ने अपने तकनीकी और बौद्धिक क्षमता से किया है। तो कहन की प्रकृति के सामने भी मतलब प्रकृति जो है सामने मानव के झुक जाती है। इसलिए संभववाद किया कि मानव ने संभव कर दिखाया है। इसी भूगोलवेत्ताओं को संभववाद ने नाम दिया है। आगे यहाँ पे लिख सकते हैं 2-3 लाइन इसमें कि पर्यावरण निश्चयवाद को ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। यहाँ पे थोड़ी सी परिभाषा बदल जाती है, एक परिभाषा यहाँ पे और आती है कि जो है यहाँ पे कि जो पर्यावरण निश्चयवाद है इसको किसने दिया है या नव निश्चयवाद की विचारधारा किसने दिया है। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं कि ग्रिफिथ टेलर ने दिया है, जो है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस गलत है, यहाँ पे दूसरे लिखा है। यहाँ पे कह सकते हैं जो पर्यावरण निश्चयवाद है ये ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। आपको ध्यान में इतना रखा है, कब दिया था, 1920 में संकल्पना दिया था। बाकी यहाँ पे सेंटेंस ये बच्चे ने गलत लिखा है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद जो है यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि नव निश्चयवाद जो है ये बांध को आधुनिक निश्चयवाद एवं वैज्ञानिक निश्चयवाद कहा जाता है। ग्रिफिथ टेलर ने रुको और जाओ की संकल्पना दिया है, जिसे नव निश्चयवाद के रूप में जाना जाता है। 2-3 बात ध्यान में रखना, इसमें कुछ गलतियाँ बच्चे ने लिख दिया है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान में रखना कि ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद की संकल्पना दी है या फिर रुको और जाओ की संकल्पना जो है ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। 1 नंबर का सवाल यहाँ से पूछ सकता है। इसमें क्या कहा गया है तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि टेलर ने कहा है, एक उदाहरण के माध्यम से कहा है कि अपने विचार को समझाया है। जिस प्रकार से एक नगर में चौराहे पर ट्रैफिक जो होते हैं, जो ट्रैफिक होता है, आपने देखा होगा, जैसे मान लो कोई चौराहा है, यहाँ पे एक चौराहा है, ठीक है, और यहाँ पे लगे होते हैं कुछ सिग्नल, यहाँ पे कुछ सिग्नल लगाते हैं। ऊपर लाल बत्ती होती है, यहाँ पे होती है लाल बत्ती, ठीक है, ऊपर होता है लाल बत्ती। फिर इसके बाद यहाँ पे होता है पीली बत्ती, इसके बाद यहाँ पे पीली बत्ती होता है, फिर इसके बाद यहाँ पे ग्रीन लाइट होती है, ठीक है। इस प्रकार से बत्ती बनी होती है। लाल बत्ती कहता है कि भैया रुको, ठीक है, लाल बत्ती का मतलब होता है रुको, ठीक है। पीली बत्ती में होता है तैयार हो जाओ, और हरी बत्ती कहती है भैया जाओ। तो इसी को देख के ग्रिफिथ टेलर ने कहा है, अगर कहीं आपको प्रकृति रेड सिग्नल दे रही है तो पहले रुकना है, विचार करना है, सोचना है, समझना है, फिर इसके बाद तैयार होना है, उससे
प्रयोग करने के लिए जाओ का मतलब ये होता है कि आप प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। यही एग्जाम्पल जो है ग्रिफिथ टेलर ने समझाया है। पूरा जो डायग्राम इसको बना के आप सेंटेंस को कर सकते हैं, अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी जो है यही निश्चयवाद है। आगे दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र हैं, जैसे आपसे पूछ सकता है कि जो है मानव भूगोल के विषय के क्षेत्र के रूप में बताइए। तो विषय क्षेत्र में आपसे अगर पूछ लेगा तो सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, ये सब आ जाएंगे। अगर आपसे पूछ लेता है कि उप क्षेत्र बताइए तो उप क्षेत्र में कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, पर्यटन भूगोल, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, अवकाश भूगोल, ये आप जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, संभववाद कैसे क्या समझते हैं, पर्यावरण निश्चयवाद या नीतिवाद क्या है, निश्चयवाद की विचारधारा जो है टिप्पणी लिखिए, या फिर पूछ सकता है रुको और जाओ की संकल्पना किसने दिया है, या भूगोल की प्रकृति व विषय क्षेत्र वर्णन कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों ये पहला चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।